नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जहरीली शराब से हुए मौत को लेकर बीजेपी लगातार बिहार सरकार के खिलाफ हमलावर है और बिहार के रोहतास में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मृतकों के लिए मुआवजे की मांग की। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी के पूर्व विधायक सत्यनारायण यादव ने कहा कि जहरीली शराब से हुई मौत को हत्या करार दिया और प्रशासन पर शराब माफियाओं को छूट देने का आरोप लगाया। सरकार के द्वारा जहरीली शराब बेचवा करके जो मौत नहीं बल्कि हत्या जो करवा रही है सरकार, हम लोग मांग कर रहे हैं कि जिसका मौत हुआ है उसके परिवार को मुआवजा दो। लेकिन यहाँ इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तो सरकार जहरीली शराब बेचवा रही है और लोगों को हत्या करवा रही है। इसलिए सरकार, ये जो पलटू राम की जो सरकार है उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस पर भी, पलटू राम पर भी एफआईआर हो। जहरीली शराब कांड के खिलाफ सीतामढ़ी में भी नीतीश सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी विधायक गायत्री देवी भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी केवल कागजों पर है, जबकि जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर जहरीली शराब बेची जा रही है। बता दें कि जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा अब तक 70 को पार कर चुका है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीतामढ़ी जिला में भारतीय जनता पार्टी आज नीतीश कुमार को पुतला दहन किए। आज छपरा में जो जहरीली शराब पीने से मौत हुआ है, जिनका कोख उजड़ गया है, जिन विधवा महिला हो गई है, उसका मुआवजा देने के लिए हम लोग नीतीश कुमार से मांग करते हैं और नीतीश कुमार के कहते हैं इस्तीफा दो। जहरीली शराब से जो आदमी मर रहा है और पूरे को हम लोग चाहते हैं मुआवजा दो। जो आज बिहार सरकार हाथ पर हाथ धके बैठा है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी रोड से लेके सदन तक हम लोग शराब माफिया जब तक जेल नहीं जाएगा, नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम लोग बंद नहीं करेंगे। गरीब दारू पी करके मर रहे हैं और नीतीश कुमार सदन में कहते हैं कि जो पिएगा सो मरेगा, हम पीड़ितों को मुआवजा नहीं देंगे। उन्होंने विपक्ष के नेताओं को अपमानित करने का काम किया। इसी को लेकर के आज हम लोग सड़क पर आए हैं। हम लोगों ने प्रशासन और शराब माफिया का पुतला दहन किया है और सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलेगा तो पूरे बिहार की जनता सड़क पर उतर जाएगी। सठियाने के कारण ही ऐसी बात कर रहे हैं। जब दारू बंदी का ये प्रस्ताव लेके सदन में आए तो बीजेपी तो विपक्ष में थी और विपक्ष में रहते हुए समर्थन किया कि हम समर्थन करते हैं, लेकिन आप दारू बंद कहाँ कर पा रहे हैं? दारू तो बिक रहा है, आपका प्रशासन फेल है और आपके जो थाने हैं, आपके जो पुलिस प्रशासन ही दारू बेचवा रही है। छपरा में जो घटना घटी है, किसने किया? सरेआम है वहाँ कि दरोगा, एसपी या वहाँ का चौकीदार मिलके शराब बेचवाने का काम किया। जो स्प्रिट जब था उससे शराब बनी है और बड़े पैमाने पर 100 से अधिक आदमी मरे हैं। और अगली खबर बिहार से, जहां पर सासाराम से है, जहां शिवपुर गांव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खुलेआम शराब बेचते हुए लोगों को देखा जा सकता है। इस वीडियो में महिलाएं भी खुलेआम शराब बेचती नजर आ रही हैं और इसके अलावा कुछ लोग वहां बैठकर शराब पीते भी नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौत के बावजूद खुलेआम शराब बेची जा रही है, जबकि प्रदेश में शराब बैन है। हालांकि न्यूज़ 1 इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बिहार के कटिहार में नगर पालिका चुनाव को लेकर डीएम उदयन मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कटिहार में पहले चरण में कुल 5 नगर पंचायत का चुनाव होना है, जिसमें अहमदाबाद, मनिहारी, कोढ़ा, कुर्सेला और बारसोई शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि पहले चरण में कुल 413 प्रत्याशी पार्षद पद के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आगामी 18 दिसंबर 2022 को प्रथम चरण का मतदान होना है, जबकि मतगणना 20 दिसंबर को होगी। हमारा काउंटिंग स्टार्ट होगा। काउंटिंग में हम लोगों ने जो हमारा पंचायत इलेक्शंस में हम लोगों ने प्रारंभ किया था, OCR टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल जो हमारा टेक्नोलॉजी है, जिससे कि कैमरे के माध्यम से EVM के ऊपर कैमरा लगा होता है और सीधे जो भी हमारी उसमें काउंट आती है वो कैप्चर हो करके और सीधे पटना में राज्य निर्वाचन आयोग के सर्वर में चली जाती है। उस माध्यम से हम लोग 100% उस माध्यम से हम लोग काउंटिंग करेंगे और आशा करते हैं कि काउंटिंग भी हमारा शाम होते होते संपन्न हो जाएगा। जैसे जैसे काउंटिंग समाप्त होती जाएगी वैसे वैसे हम लोग उसको जो भी विजयी प्रत्याशी होंगे उनको हम लोग सर्टिफिकेट वितरण करते चलेंगे। बिहार के सीवान में 5 लाख के नकली नोट के साथ STF की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि उन्होंने नकली नोटों की तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद मामले पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने तलाशी शुरू की और आरोपी को धर दबोचा। फिलहाल आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अगली खबर बिहार के भागलपुर से, जहां कहलगांव के सीओ रामावतार यादव की मनमानी से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सीएम रामावतार यादव भूमि संबंधी मामलों को सुलझाने के बजाय उसे उलझाकर संवेदनशील बनाते हैं। ताजा मामला एकडारा पंचायत का है, जहां भूमि से जुड़े एक विवाद को सुलझाने के बजाय सीओ रामावतार उसे संवेदनशील बनाने में जुटे हैं। हमने इसके विधिक जमीन मालिक जो फूलन लाल हैं, जो इनको अपने आपसी पारिवारिक बंटवारा में ये खसरा कुल रकबा 1 एकड़ मिला था, जिसमें से 56.5 डिसमल इनकी मां 1980 में बेच चुकी थी। बाकी 43.5 डिसमल हम जो है 29/1/2020 को मार्फत केवाला लिए हैं। जबकि हम अंचलाधिकारी के पास मोटेशन के लिए गए, मोटेशन अप्लाई किए, सारा डॉक्यूमेंट्स उनको दिए, तो वो जो है एक बार जो है वो बताए कि खसरा के का कुल रकबा जो है बेच दिया गया है विक्रेता के द्वारा, कोई बंटवारा नामा नहीं लगा है, इसलिए कैंसिल कर दिए। हमने तो संजय सिन्हा को दे दिया है। अच्छा, कितना जमीन दिया है? 43.5 डिसमिल। तो फिर क्यों विवाद हो रहा है? वो भाई साहब लगा दिए हैं, दूसरे के थ्रू उन्हीं से हो रहा है ऐसा। क्या आपका हिस्सा नहीं था ये? हिस्सा तो है ही, अभी भी प्रत्यक्ष सामने खड़ा है आप लोगों के। तब फिर इस तरह क्यों हो रहा है? अब तो भाई साहब जवाब देंगे ना भैया कि काहे ऐसा कर रहे हैं वो हम लोगों के साथ। आपस में आप लोगों का बंटवारा नहीं हुआ था? आपसी बंटवारा हुआ है, तभी ना हम इसको दखल कर रहे हैं, इसमें जोत रहे हैं, खा रहे हैं। लोग जान रहे हैं कि ये ज़मीन जो है फूलन लाल का है, बरसों से फूलन लाल के हैंड में है और फूलन लाल इसका ज़मीन का मालिकाना फूलन लाल के पास है। बेचा फिर के जी, किसको बेचा? के फूलन लाल बेचा साला के पास, संजय सिन्हा के पास। मतलब एक ही ज़मीन को दोबारा बेचा? हाँ, नहीं जो तो उसमें मतलब जितना ज़मीन बेचा तो उसमें शेष जो ज़मीन है वो फूलन लाल के पास है और जो बेचा है वो साला के पास। फूलन लाल के अलावा भी किसी आदमी के नाम की जमाबंदी है, तो अगर वो बिक्री होती है तो अकेले फूलन लाल अगर बेचते हैं तो 2 ही तरीका हो सकता है, या तो वो बेचें तो उनके पास उसका हिस्सा होने का बंटवारा नामा रहे। वही बात वो लिखे हैं कि बंटवारा नामा संलग्न नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस आदमी को इस ज़मीन में इतना हिस्सा मिला। एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर एक बार अस्वीकृति हो गई है तो अस्वीकृति के कारण उचित नहीं हो सकते। राजस्थान में गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम अशोक गहलोत ने सभी को शुभकामनाएं दी और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर जवाहर कला केंद्र में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सीएम अशोक गहलोत ने खुद इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बता दें कि ये प्रदर्शनी 17 से 20 दिसंबर तक आयोजित की जा रही है, जिसमें सरकार के विभिन्न विभागों की 25 स्टॉल लगाए जाएंगे और इनके जरिए सरकार के कार्यों की उपलब्धियां बताई जाएंगी। अगली खबर फरीदाबाद से, जहां पर बल्लभगढ़ में गरीब जनता के राशन पर डिपो होल्डरों का डाका देखने को मिला। 31 लाख का राशन अवैध तरीके से बेच चुके हैं डिपो होल्डर।
फूड सप्लाई विभाग के अधिकारियों पर भी मिलीभगत का आरोप इस वक्त लग रहा है और मामले के खुलासे के बाद सभी डिपो होल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बल्लभगढ़ के अलग अलग थानों में डिपो होल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 8 मामले ये पूरे दर्ज हुए हैं। 10 दिन बीतने के बाद भी पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले पर नहीं कर पाई है। अगली खबर मुंबई से, जहां पर 19 दिसंबर से महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। नागपुर के विधान भवन में सत्र की कार्यवाही होगी और करीब 2.5 साल बाद नागपुर में इस बार विधानसभा का ये सत्र आयोजित हो रहा है। शीतकालीन सत्र नागपुर के विधान भवन में सत्र की तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तो नागपुर के विधान भवन में सत्र की तमाम तैयारियां इस वक्त पूरी की जा चुकी हैं। महाराष्ट्र का शीत सत्र 2022 इस साल नागपुर में होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 साल से कोविड के कारण शीत सत्र जो है ये नागपुर में ना होते हुए मुंबई में ही हो रहा था और जो परंपरा है नागपुर में शीत सत्र होने की, ये 2 साल से कोविड के कारण हो नहीं पा रही थी। और जैसे ही सत्ता पलट हुआ और अभी इस साल 2022 का नागपुर में हो रहा है शीत सत्र, और जिस तरह आप देख सकते हैं सारी तैयारियां जो है ये विधान भवन की पूरी हो चुकी है। ये दृश्य हम देख रहे हैं ये नागपुर के विधान भवन के है। इस विधान भवन में पूरे प्रकार से तैयारियां पूरी हो चुकी है। यहाँ पर पुलिस का बड़ा बंदोबस्त भी हमें देखा जा रहा है। और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि नागपुर के सीपी अमितेश कुमार, इन्होंने ये भी कहा था कि टोटल पुलिस फोर्स जो है ये 7,000 पुलिस बंदोबस्त किया गया है। 7,000 पुलिस यहाँ पर तैनात रहने वाली है। पड़ोसी शहरों से भी पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। पुलिस के भोजन की व्यवस्था आप इन दृश्यों में देख सकते हैं। पुलिस आयुक्त, उपायुक्त, पीआई और जितने भी पुलिस प्रशासन है उनके भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और 19 तारीख से ये शीत सत्र शुरू होने वाला है और आज से ही मंत्रियों के नेताओं का यहाँ पर आगमन नागपुर में शुरू हो चुका है। अभी 19 तारीख को किस प्रकार का निर्णय लिया जाता है और ये अधिवेशन में सरकार जो है शिंदे गुट और शिंदे फडणवीस गुट और महाविकास आघाड़ी सरकार, इनके बीच में क्या युक्तिवाद होता है और किस प्रकार के निर्णय यहाँ पर इस अधिवेशन में लिए जाते हैं, ये शीत सत्र में होने वाले हैं, ये देखना काफी जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम देशकर के साथ धवल गोलब, न्यूज़ 1 इंडिया, नागपुर, महाराष्ट्र। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता फरियल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। फरियल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में विधानसभा के सत्र को लेकर? जी, विधानसभा का जो सत्र है विंटर सेशन, वो करीब 2.5 साल बाद वापस से इस बार जो है नागपुर में होने जा रहा है, क्योंकि कोविड के चलते जो भी सत्र था वो मुंबई में आयोजित किया था। अभी कहीं ना कहीं 2 साल बाद जब भी कोविड जो है वो खत्म के कगार पर है, तो एक बार फिर से शीत सत्र ना है वो फिर से एक बार नागपुर में किया जा रहा है। इसी को लेकर जो है वो तैयारी नागपुर में जो है वो शुरू हो गई है। 19 दिसंबर से जो है वो ये सत्र जो है वो शुरू होने वाला है और इस सत्र में जो बहुत सारे नए मुद्दे हैं वो उठाए जाने वाले हैं। खास करके विपक्ष की ओर से अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा का जो मुद्दा एक अहम मुद्दा रहा है, जिसको लेकर अमित शाह से दोनों ही राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बैठक ली थी, के ऊपर जो है वो सवाल खड़े किए जाएंगे। साथ ही साथ लव जिहाद को लेकर महाराष्ट्र में जो कानून बनाने की व्यवस्था चल रही है उसका विरोध करते हुए जो है वो विरोधी पक्ष जो है इस सत्र में आवाज उठाने वाले हैं। तब देखना ये होगा कि सफलतापूर्वक जो है ये सत्र जो है वो समाप्त होगा नागपुर में, जो कि 19 दिसंबर से शुरू होने वाला है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए फरियल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। महाविकास अघाड़ी दल की ओर से आयोजित यहां महामोर्चे पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाविकास अघाड़ी दल का मोर्चा फ्लॉप हुआ है। तो नैनो हुआ, मोर्चा कोई बड़ा तो हुआ नहीं। पूरे महाराष्ट्र से लोग बुलाने के बाद परिस्थिति ये होनी चाहिए थी, कई किलोमीटर लंबा मोर्चा, पूरा आजाद मैदान भरने वाला मोर्चा, ये उन्होंने करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। मोर्चा विफल हुआ है। ये तो संख्या से दिखाई पड़ता है। मोर्चा तो बिल्कुल विफल ही हुआ है। तोड़ने की कोशिश है क्या? देखिए, ये जो कैसेट अटकी हुई है ना उद्धव जी की, कभी ना कभी मेरा निवेदन उनसे होगा कि कैसेट को थोड़ा आगे बढ़ाए।
क्योंकि मुंबई को महाराष्ट्र से कोई तोड़ नहीं सकता। भारत का संविधान सर्वोपरि है, ये उनको भी पता है, लेकिन उनकी कैसेट आगे जाती नहीं। मुझे तो लगता है कि उन्होंने नए स्क्रिप्ट राइटर अभी रखने चाहिए। पुणे के शिरूर MIDC में कपड़े की थैली बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया और हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिन्हें फौरन इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों की माने तो हादसे की आग की चपेट में आने से करीब 15 गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए, जिससे आग और भयानक हो गई। फिलहाल फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पटियाला पहुंचे, जहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान का दौरा किया और 26 करोड़ की से अधिक की लागत से बने नवनिर्मित छात्रावास का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार प्रयासरत है। पीएम मोदी की ओर से हमेशा एथलीटों को सभी नीतियों के केंद्र में रखने के महत्व पर जोर दिया। यहाँ पर लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग खेल सुविधाओं का आज उद्घाटन किया गया, जिसमें 26 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 300 बेड का मेंस हॉस्टल बनाया गया है, जो हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। इसी तरह से ही PT उषा हॉस्टल में और अन्य सुविधाओं से लैस किया गया है, जिसके ऊपर लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपया खर्च किया गया और मेजर ध्यानचंद जी के सुविधाओं पर लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए के लगभग खर्च किया गया। कुल 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सुविधाएं खेल और खिलाड़ियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा खर्च किया गया है और मोदी जी सदा ये चाहते हैं कि खिलाड़ियों को सुविधाएं भी मिलें। इसलिए बहुत सारी योजनाएं, टॉप जैसी योजना जहां खिलाड़ी का रहने का, भोजन का, ट्रेनिंग का, देश और विदेश का खर्चा भारत सरकार वहन करती है। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया और इस दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का पुतला भी दहन किया। बता दें कि फिल्म पठान के एक गाने के बोल और कॉस्ट्यूम को लेकर विवाद लगातार गरमाया हुआ है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की ओर से पीएम मोदी के अपमान को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है और इसी कड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फरीदाबाद में भी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का पुतला दहन किया। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान की हरकतें और मंसूबों को दुनिया देख चुकी है, वो लंबे समय से आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान की निंदा की और कहा कि बिलावल भुट्टो का बयान बेहद शर्मनाक था। दर्शाता है माननीय मोदी जी का पूरे विश्व में आज कोई स्थान ही नहीं है। हम इस बयान की निंदा करते हैं और निश्चित रूप से उनको इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। उनको अपनी मनस्थिति बदलकर अपने पाकिस्तान के नागरिकों को उनकी जीवन शैली को सही करने के लिए, उनके अनाज देने के लिए सोचना चाहिए। वो सोचते हैं कि इस तरह की गलत बयानबाजी करके वो अपने जनता का ध्यान भटका देंगे। पाकिस्तान की जनता में बहुत ज़्यादा विरोध है इस बात का, पूरे देश में भुखमरी की कगार पे पहुंच चुका है। तो मैं तो कहूँगा भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और अपने देश की तरक्की के बारे में सोचे। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चे ने 16th एशियन स्कूल चैंपियनशिप 2022 में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। बच्चे की इस सफलता पर परिवार में जश्न का माहौल है। परिवार और गांव वालों ने मिठाई खिलाकर बच्चे की सफलता पर जश्न मनाया। बता दें कि कक्षा 2 में पढ़ने वाले सिद्धांत ने चेस के गेम में ये मेडल हासिल किए। वहीं बच्चे के परिजनों की माने तो उसके इस टैलेंट के बारे में उन्हें कोरोना काल के दौरान पता चला, जिसके बाद उन्होंने भी अपने बच्चे को सपोर्ट करने का फैसला किया और जिसका नतीजा आज सबके सामने है। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ 1 इंडिया पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। नमस्कार।